सभी को नमस्कार। रूट्स की बातें कार्यक्रम में आज मैं शुभ्रा शिकागो से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। राख काली है, राख काली है, जलावन से बची है, बुझ चुकी है, किंतु चिंगारी बचाकर रख सकेगी, ढांप ले तो। जी हाँ, ये पंक्तियाँ लिखने वाली आदरणीय डॉक्टर कविता जी आज हम सभी के साथ हैं न्यूयॉर्क से। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। आपको सादर प्रणाम। क्या कहूँ, एक बहुत बड़ी शख्सियत जो आज हमारे बीच में है। किसी भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है आपके लिए, फिर भी वो जो कहते हैं ना कि एक जो परंपरा चली आ रही है, जो हम थोड़ा सा विनम्र होकर मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक आपके विस्तृत परिचय को बहुत ही संक्षेप में अपने दर्शकों के सामने रख सकूँ। भारतीय साहित्य, संस्कृति और शिक्षा जगत की एक दीप्तिमान विभूति डॉक्टर कविता जी लेखिका, कवित्री, संपादिका, समाज भाषा वैज्ञानिक, समालोचक, शिक्षाविद और वैदिक संस्कृत की संवाहक हैं। आपने एमए हिंदी साहित्य, प्रभाकर साहित्य, संस्कृत साहित्य, समाज भाषा विज्ञान में स्वर्ण पदक के साथ एमफिल और आधुनिक हिंदी कविता में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपको पंजाबी, हिंदी, संस्कृति, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान है। आप न्यूयॉर्क में वीएसएस ग्लोबल और ऋषिकुलम इंटरनेशनल की निदेशक हैं। आप इंटरनेशनल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी में भी फॉरेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर और अमेरिका में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आईएलआर टेस्टर रही हैं। आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में 10 वर्षों तक भाषा सलाहकार और हिंदी परीक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं और ह्यूस्टन मेथोडिस्ट टेक्सास में चैपलिन के रूप में भी कार्य किया है। आप विश्वम्भरा की संस्थापक महासचिव हैं, जो भारतीय जीवन मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें समाज भाषा विज्ञान, रंग शब्दावली, निराला काव्य, रंग शब्दावली पर हिंदी की प्रथम पुस्तक, कविता की जातीयता और कविता संग्रह मैं चल तो दूं प्रमुख है। आपकी कविताएं एनसीईआरटी, दिल्ली विश्वविद्यालय और केरल राज्य की पाठ्य पुस्तकों में भी सम्मिलित हैं। आपकी रचनाओं का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। आप सार्थक मासिक साहित्यिक पत्रिका की संपादक भी रही हैं। आपको अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा हिंदी विदेश प्रसार सम्मान, भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन लेखन सम्मान और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकारिता सम्मान, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज द्वारा भाषा के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान सम्मान तथा सूचना प्रौद्योगिक सम्मान सहित अनेक सम्मान हैं। ऐसे बहुआयामी, विदुषी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व का मैं आज इस मंच पर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आपका स्वागत करती हूँ। इस मंच पर आपसे बातें करना, मैं सच कहूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत आनंद आएगा। आपसे हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं आपके जड़ों को, आपकी यादों में, आपकी यात्रा के बारे में सुनते हैं आपसे ही। तो मैं सबसे बहुत ही अनेक जो कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं जाने जाते हैं, अनेक चीज़ों से के लिए जाने जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपसे सभी विषय पे थोड़ी थोड़ी बात हो सके। तो सबसे पहले आपके लेखनी के बारे में मैं जानना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि मैं चल तो दूं से लेकर हाशिए उलागती औरत तक आपकी लेखनी यात्रा में जो स्त्री है, स्त्री की दृष्टि है, उसके बारे में कुछ बताएं, वो कैसे बदल रही है। और
कुछ आप कहना चाहें तो। नमस्ते और बहुत सारा स्नेह प्रिय शुभ्रा। और मैं धन्यवाद दी हूँ मुझे जोड़ने के लिए, आमंत्रित करने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो मैं अपनी रचनाओं पर बात करूं तो जैसा अभी आपने कहा कि स्त्री दृष्टि जो है वह कैसे बदलती है या स्त्री के क्या रूप जी बदल हाँ। रहे हैं। तो मूलतः जो मेरा लेखन जो प्रारंभ हुआ था वह कोई स्त्री दृष्टि को ध्यान में रखकर नहीं हुआ था। मैं यदि अपनी पहली पहली कविताओं की याद करूं, क्योंकि मैंने बहुत बचपन में लिखना प्रकाशित, मैं लगभग 12-13 वर्ष की हूँ तब से प्रकाशित होने क्या लगी। बात है। तो जो प्रारंभिक मैंने लेखन किया है वह निराला से बहुत प्रभावित था। कविताओं से शुरू किया लेकिन निराला से बहुत प्रभावित था और प्रकृति की कविताएं मैंने आरंभ में लिखी। तो फिर मैंने वैदिक मूल्यों पर लिखा, साथ ही साथ लगभग वेदार्थ पर कुछ लिखा। तो जो मैं चल तो दूं में कुछ कविताएं ऐसी भी हैं, मैं चल तो दूं जो मेरी पुस्तक है, संकलन है कविताओं का, उसमें केवल जो मुक्त छंद की रचनाएं हैं वही सम्मिलित हैं। और उनमें से कुछ कविताएं ऐसी हैं जो स्त्री केंद्रित भी हैं, प्रकृति की भी हैं, पर्यावरण की भी हैं, संबंध और दूसरे विषय भी हैं। तो यदि उसकी स्त्री विषयक कविताओं की बात की जाए और फिर हाशिए उलांघती स्त्री जो संकलन है, मैं उसकी संपादक हूँ मूलतः। और यह क्योंकि यह कहानियों का संकलन है और इसके जो प्रवासी खंड का संपादन मैंने किया, इसकी इस आयोजना की सूत्रधार थी आदरणीय स्वर्गीय रमणिका गुप्ता जी और साथ में अर्चना वर्मा जी, जो अब दोनों नहीं हैं। दोनों का मुझ पर बहुत स्नेह था। तो रमणिका जी ने कहा कि प्रवासी निकालना है, जिसे सम्मिलित करना है, जैसा यह सब तुम्हारा है। तो यदि मैं देख उसका हाशिए उलांघती स्त्री का एक उद्देश्य था कि आपको नाम से पता लग रहा है कि जो हाशिए को यानी सीमाओं को तोड़कर आगे आने वाली, बाहर आने वाली स्त्री की भूमिका। और मैं चल तो दूं कि जो मेरी कविताएं हैं उनमें जो स्त्री है वह जरूरी नहीं है कि सीमाओं को तोड़कर बाहर आने वाली स्त्री ही है। उसमें सभी स्त्री की वेदना भी है, स्त्री के लिए एक संदेश भी है। जैसे अभी आपने राख काली है जलावन से बची है, बुझ चुकी है किंतु चिंगारी बचाकर रख सकेगी ढांप ले। तो अब इसमें भी आप देखेंगे राख जो है वह स्त्री की प्रतीक है एक प्रकार से, और भी क्योंकि एक प्रतीक बहुत से अर्थों को ध्वनित करता है, तो और भी अर्थ है इसमें। तो इसमें एक दृढ़ निश्चयात्मकता भी है कि स्त्री का व्यक्तित्व या स्त्री को जीवन में कैसे दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, ना क्या कर सकती है संभावना, लेकिन आज आपको किस तरह से। तो उसमें बहुत ऐसी स्त्री भी है जिसकी छटपटाहट भी है उसमें, उसका क्रंदन भी होगा निश्चय ही। तो लेकिन मैं उसे एकदम बांधना नहीं चाहती, क्योंकि कविता जो है ना वह एक संश्लिष्ट माध्यम होती है और कविता के बहुत सारे अर्थ स्तर होते हैं। कविता जितनी संश्लिष्ट है, जितने अधिक उसके अर्थ के स्तर हैं कविता उतनी। तो कविता को मैं अपने अर्थ में समेटना नहीं चाहती, बांधना
ना नहीं चाहती। प्रत्येक पढ़ने वाले के लिए प्रत्येक कविता का और प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक प्रतीक और उपमा का अर्थ अलग होता है, तो इसलिए मैं उसे सीमित करने से बच रही हूँ, स्वयं को बचा रही हूँ। लेकिन कहानियां तो मुख्यतः स्पष्ट ही होती हैं, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा इस रूप में आप देख सकती हैं कि मैं चल तो दूं, जब मैंने वे कविताएं लिखी वह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2004 में, जबकि उस पर तिथि लिखी हुई है 2005 की, क्योंकि नवंबर 2004 था। लेकिन वे कविताएं मेरी लगभग हैं 1996 से लिखी हुई, क्योंकि मैं सदा प्रकाशित होने से अपने आप को मैंने बचा कर रखा, मैं प्रकाशित होने के पक्ष में नहीं रही हूं। तो 1996-98 से 2004 तक की स्त्री और फिर 2012 में हाशिया उलांघती स्त्री, इसमें भी जो अंतर आया वह काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि कविताओं में मूलतः तब तक जैसे मैं विदेश में रही, जो मेरा संपादकीय है हाशिया उलांघती स्त्री में, उसे यदि कोई ध्यान से पढ़े तो बहुत भिन्न स्त्री है उसमें, और मैंने उसमें इस बात का उल्लेख भी किया कि कैसे मेरी दृष्टि का, आप उसे विकास कहें या परिवर्तन कहें, परिवर्तन हुआ। तो निश्चय ही अंतर है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्वर जो था वह उसमें जुड़ गया, जो मैंने स्कैंडिनेवियन देशों में रहते हुए, नॉर्वे इत्यादि, जर्मनी में देखा। और यदि आज अब मैं बात करूं कि आज अब और भी परिवर्तन हो गया है उस दृष्टि में। कहीं समाज में जैसे जैसे बदलती हैं, जिस समाज से हम आते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वैसे वैसे लेखक की दृष्टि, बल्कि मैं कहूँ सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में भी परिवर्तन आता है। तो वही बात वहाँ है। मैं यहाँ पर आपसे यह जानना चाहूँगी दो चीज़ें। पहली कि जैसे आपने अभी बताया कि आप प्रकाशन के ज़्यादा पक्ष में नहीं हैं, तो वह क्यों? और दूसरा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, आपने कविता भी बताया, कहानियों के बारे में भी बात बताया, आपको क्या ज़्यादा पसंद है या क्या ज़्यादा आकर्षित करती हैं? कविताएं, कहानियाँ, या क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद है या लिखना, इन दोनों में? लिखने की जहाँ तक बात है, मुझे कविताएं अधिक अच्छी लगती है, कविता लिखना अधिक अच्छा लगता है। लेकिन इधर कई वर्ष से, खैर मैं अभी उसमें नहीं जाती। और पढ़ने की जहाँ बात है, मैंने कविता की जितनी पुस्तकें पढ़ी होंगी उससे शायद कई हजार गुना, मैं 100 गुना 10-20 गुना नहीं, कई हजार गुना अधिक मैंने उपन्यास और कहानियां पढ़ी हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि इसका एक कारण बड़ा विचित्र है, आपको थोड़ा अलग बता रही हूँ। नहीं नहीं, मैं सुनना चाहूंगी, जी बताएं हाँ, प्लीज। इसलिए नहीं कि पढ़ने की बात जहाँ तक है, इसलिए कहानियां अधिक नहीं पढ़ी कि मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है। कविताएं इसलिए पढ़ने से मैं बचती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम कवि इस योग्य लगते हैं कि उन्हें पढ़ा जाए। मैं थोड़ा एक आध पन्ना पढ़ा, 2 पन्ने पढ़े, फिर जैसे आजकल लगातार कोई आपको अच्छा कवि जो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, उसकी शैली, उसका शिल्प, उसकी भाषा, उसकी अभिव्यक्ति, उसका कविता से आने वाला संदेश, बहुत चीजें। तो मेरा जो कविता का क्राइटेरिया है ना, एक रचना को कविता किसे कहते हैं, बहुत अलग है। और मुझे उस पर, जैसे मैंने निराला की कोई ऐसी कविता नहीं है जो नहीं पढ़ी, सारे संकलन पढ़े। तो मुझे बहुत कम कवि प्रभावित करते हैं, और जब करते हैं तो मैं खूब पढ़ती हूँ, किंतु मुझे प्रभावित कम कवि करते हैं। खासकर अभी गत कुछ वर्षों में तो मुझे शायद ही कोई कविता, कुछ कवि इधर अच्छा लिख रहे हैं, कुछ नए युवा कवि हैं, पर वे, उनका कहने की का ढंग अच्छा है,
लेकिन उनकी कविता में उतना दम नहीं है। तो मुझे लगता है कि कविता की कार्यशालाएं चलाई जानी चाहिए, क्योंकि भाषा पर लोगों का अधिकार कम हो रहा है, वे पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए जब आप बिना पढ़े कविता लिखने लगोगे तो यही होता है ना। हर व्यक्ति समझता है कविता लिखना तो बहुत आसान है, मैं लिख सकता हूँ, और लिखने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत हास्यास्पद स्थितियां, ऐसे ऐसे कवि हैं जिन्हें बड़ी बड़ी जो राज्य की अकेडमियां हैं उन्होंने पुरस्कार दे दिए लाख लाख के, और मुझे ग्लानि, स्वयं पर ग्लानि होती है कि मैं उसी वर्ग से हूँ जिस वर्ग से यह अमुक रचनाकार है। इसकी हिंदी और कविता इतनी कैसे भ्रष्ट हो सकती है, और मूल्यांकन करने वाले कैसे ऐसे लोग हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन मुझे कविताएं लिखना अच्छा लगता है, किंतु कविताएं पढ़ना। जब आपकी कहानी, और जब यहाँ पे कहानियों की बात हो रही है, तो क्यों ना आपके उपन्यास या आप अपनी किसी भी उपन्यास या किसी कहानी के विशेष अगर कुछ आप बताना चाहें, जिससे हमारे दर्शक जो हमें सुन रहे हैं वो उसे पढ़ना चाहें, आपको थोड़ा आपकी किताबों के द्वारा थोड़ा और आपको जान पाएं। हाँ देखिए, मेरी जो मुख्य कहानियां हैं ना, मुख्यतः उनमें आपको वैसे तो स्त्री अधिक दिखेगी। एक मेरी बहुत लंबी कहानी है ना, उसका नाम है लंबी उडारी। शायद उससे भी लंबी एक और कहानी है पाप, या दोनों दोनों बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। दोनों में आपको स्त्री की स्थितियां दिखाई देंगी, कोई नारेबाजी नहीं है, और स्त्री की स्थितियां हैं उसमें। ऐसे ही एक और कहानी है, क्या नाम है उसका, जी का जंजाल। यह भी स्त्री की, क्योंकि यह उस समय की कथा है जब दहेज और लड़कियों को देखना, आज कोई उसे पढ़े तो शायद उसे लगे कि यह किस जमाने की कहानी है, पर वह एक समय था। किंतु एक कहानी जो मेरी, नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, ओस्लो में एक यूनिवर्सिटी है, ओस्लो यूनिवर्सिटी, मुख्य यूनिवर्सिटी है वहाँ की। उनके जो यूनिवर्सिटी के क्या कहना चाहिए ने एक संकलन प्रकाशित किया, उसमें भारत से मेरी कहानी का चयन हुआ हिंदी की, और उसे आप ललित निबंध और कहानी का फ्यूजन कह सकती हैं असल में उसका। और वह कहानी बड़ी विचित्र सी है। कहानी या ललित निबंध, आप उसे जो भी कहें, फ्यूजन है असल में, ना पूरी कहानी है ना पूरा। और किसी लोगों को लगता है कि यह संस्मरण है, वह संस्मरण भी नहीं है। तो खैर, अब आधी कहानी और पूरी कहानी, आधी कहानी में जो नायिका है वह नॉर्वे में है, होली आती है और उसे भारत की याद आती है। मूल कहानी इतनी है। अब जब यह कहानी लिखी गई तो मुझे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे नॉर्वे, अब तक के जिन देशों में मैं रही हूँ, मुझे नॉर्वे सबसे अच्छा लगा, तो मुझे नॉर्वे वाले पक्ष को भी लिखना था। तो वह कहानी कुछ इस प्रकार लिखी गई है कि जो फर्स्ट हाफ है वह दोनों कहानियों में समान है, और फिर जहां से कहानी की जो नायिका है, पात्र, जहां से वह भारत में डूबती है, वहां से कहानी बदल जाती है और वह कहानी नॉर्वे केंद्रित हो जाती है। क्या बात है, ये काफी तो अलग अब तरह दो, का। एक, हाँ देखिए, एक ही विषय पर लिखी हुई दो कहानियां हैं, जिसका प्रारंभिक हिस्सा समान, लगभग समान है, लगभग क्या समान ही है, लेकिन एक कहानी है रंगों का पंचांग जो भारत केंद्रित है, और दूसरी कहानी है प्रिज्म जो नॉर्वे केंद्रित बन गई है। जो नॉर्वे केंद्रित है वह नॉर्वे के यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। उसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद कराया, फिर नॉस्ट में भी अनुवाद हुआ है उसका। क्या बात है। तो यह थोड़ी एक अलग तरह की कहानी है।
मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें आपसे सुनकर। और विशेष रूप से जो आपने, जो पैटर्न मैं कहूँ लिखने का, जो थोड़ा अलग, इसे कहते हैं, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये एक अनुभवी जो लेखक है या साहित्यकार है, जो एक लंबे समय से हिंदी साहित्य की सेवा कर रहा है, वही ये कोशिश कर सकता है। और आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से उसका निर्वाह किया उस कहानी का। और हमारे जैसे जो पाठक हैं, इस तरह से थोड़े नए नए तरीके से जो कहानियाँ हैं उसको पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मेरे साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपकी कहानियों से और आप से जुड़ सके। जब आपकी कहानियों के बारे में बात हो रही है, जब आपकी लेखनी के बारे में बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसा मैंने बताया भी, सेक्सुअल अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस काउंसलर भी आप रही हैं और चैपलिन भी रही हैं, दोनों की भूमिकाएं आपने निभाई हैं। तो क्या उसका कुछ, जो मैं कहती हूँ, उसके झलक आपकी कहानियों में भी हमें देखने को मिलता है, या आप लिखते समय वो सारी चीज़ें कभी जो कहते हैं ना ध्यान में रही है, या आप बिल्कुल कुछ अलग सोच के कुछ इस तरह से लिखना चाहती हैं? देखो बेटे, जैसा मैंने कहा, मैं प्रकाशन से बहुत कतराती रही हूँ। उसका एक कारण है, कतराना उसे कहे या नहीं किया, ऐसा कह ले कि कतराने के कारण नहीं किया या कोई और कारण था जिसके कारण नहीं किया। जी अवसर बहुत थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी ओर से पहल करके कहा हमें हम जी, प्रकाशित मैं इस पे करें। मैं इसमें आना भी चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए इसलिए भी जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि आज जो आप भी देख रहे होंगे, हम सोशल मीडिया पे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है जो लिख रहे हैं, उन्हें लिखने से ज़्यादा छपने छपने की की छपा उत्सुकता होती है। तो इसलिए मैं आपसे ये जानना भी चाह रही थी कि इसके पीछे आपका रीजन क्या हाँ, था। हाँ, तो जो अभी आपने पहले प्रश्न पूछा, मैं उस पर आती हूँ पहले। जी। तो गत 12 वर्ष से, 12 से कुछ अधिक ही हो गया, मैंने कोई भी ऐसी रचना जो पब्लिक में आई हो नहीं बनाई। यदि बनाई है तो वो मेरे पास पड़ी है, क्या इसलिए मैं बात है! उसकी इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी। बिल्कुल। अब क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने अपने जो समय है ना, देखिए, सब प्रत्येक व्यक्ति के पास उतना ही समय होता है और व्यक्ति को अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ती है जी। ना। आप लिख कर समय बिताएं या खाकर या नाच कर या पार्टीबाजी कर या घूम फिर कर या टीवी देख कर या लिख कर, या सेवा कर, सबके पास समय उतना ही है। और व्यक्ति तय करता है कि उसे ऐसे ही समय कोई कहते हैं ना, अरे आज तो करने को कुछ नहीं है, टाइम पास करने चलो, तो चिल करना जिसे कहते हैं। जी। तो मेरे पास सदा से यह रहा है कि मेरे पास 15 साल 18 साल का बैकलॉग है। अब मुझे कई बार स्वयं पर आश्चर्य होता है कि मैं मतलब अपने जीवन के साथ क्या कर रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसकी रुचियां बदल जाती हैं। तो मैं एक उस समय में आ गई जब मुझे लगा कि मेरे पास जितना समय है, मुझे अपने आप को बढ़ाने की अपेक्षा, जैसे अपना मोक्ष तलाशने की अपेक्षा सबका मोक्ष तलाशना चाहिए। क्या बात है! बहुत सुंदर तो बात है। मैंने पिछले 12-13 वर्ष में मैं केवल लोगों को कैसे माता पिता के रोल है, कैसे परिवारों को संभाल के बच्चों के विकास, बच्चों की उन्नति, बच्चों की नैतिकता, ताकि वे अच्छे मनुष्य बन सके। तो पिछले, जब से मैं अमेरिका आई, तो उससे थोड़ा सा पहले से ही लगभग मैं पूरा समय इसी पर केंद्रित हूँ कि बच्चे जो हैं, हमारी भावी पीढ़ी,
क्योंकि जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चों के बच्चे हो गए, तो अब आपको, व्यक्ति को अनुभव होता है कि जब मैं अमेरिका आई, मुझे लोगों ने कहा आप अपने नाती पोतों को, बच्चों को छोड़कर दूसरों के बच्चों को बनाने आई, क्योंकि मैं यहाँ आई इसीलिए थी, मुझे इसीलिए आमंत्रित किया गया था। तो मेरा पूरा समय तब से मैंने यही काम किए हैं, पूरा समय मेरा परिवार निर्माण से परिवार निर्माण आप कह सकती हैं, मैं पूरी तरह इस पर केंद्रित हूँ। सोशल मीडिया पर कुछ सामाजिक चीजें हुई तो मैंने सोशल मीडिया पर लिखा, जो मैं पिछले 4-5 वर्ष से मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हूँ, वह भी मूलतः आप समझिए कि बच्चों पर ही केंद्रित है। कुछ पुस्तकों अभी मैं लाऊंगी अपनी, इस वर्ष तक आशा है, इस वर्ष के अंत तक मैंने सोचा था मैं कर लूंगी, पर थोड़ा संभावना कम लगती है। तो मैं बहुत अधिक व्यस्त रही और हूँ, जैसा कि मैं वहाँ DAVSS की डायरेक्टर थी, ह्यूस्टन में आचार्य थी, चैपलिन रही हूँ, काउंसलर रही। तो जो आपने कहा कि क्या वह, तो जब मैं वह वहाँ रही, उस समय का प्रभाव मेरी रचनाओं में दिखे, इसके लिए जो रचनाएं मैंने लिखी उनका बाहर आना आवश्यक है ना, तभी तो आपको पता लगेगा कि है कि नहीं। वे बिल्कुल। रचनाएं अभी तक बाहर नहीं आई हैं, वे बंद पड़ी हैं जहां भी हैं। ये मैं सच कहूँ तो बहुत रोचक है मेरे लिए ये बात। और दूसरी बात, हम सामान्यतः व्यक्ति समझता है कि डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक एब्यूज जो है, यह महिलाओं, भारत में या भारतीय माइंडसेट में हम इसे महिलाओं के साथ जोड़ते हैं। जी। लेकिन ये इस रूप में मैंने जो कार्य किया वह अमेरिका में है, और कल, यानी कल रात भी मैं 3-4 बजे तक जग रही थी, किसी को काउंसलिंग दे रही थी बाहर अमेरिका के एक दूसरे कोने में। तो यह जो कार्य है ना, इसमें जब आप आ जाते हैं तो पता लगता है सबसे बड़ा एब्यूज बच्चों के साथ हो रहा है, पुरुषों के साथ हो रहा है, बूढ़ों के साथ हो रहा है। भारत में जब मैं रहती थी तब हमने अपने बचपन से लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ होते देखा, लेकिन अब जो भी आप सोशल मीडिया देखती हैं, समाचार देखती हैं, अब देखिए एप्स्टाइन फाइल हुआ, या जो ग्रूमिंग गैंग यूके में हुआ, अब देखिए अब्यूज किनके साथ हो रहा है, सही। बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, और उसमें लड़की लड़के का भेद नहीं है। तो इसलिए ये चीजें आपको लिखने में ही नहीं, मेरे कार्य की दिशा तय करने में सहायक हुई। चैपलिन का जो मेरा कार्य है वह भी जो रोगी हैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के साथ थी, जो रोगी हैं, मरणासन्न हैं, जिनका कोई नहीं है, उन्हें एक आध्यात्मिक संबल देने का काम था। तो उसमें मुख्यतः बूढ़े ही होते हैं, जिनके बच्चे चले जाते हैं और उन्हें पूछते नहीं हैं। तो ये चीजें, बजाय मैं इन पर लिखूं, कुछ लिखा भी है लेकिन वो अभी पब्लिक में नहीं, डोमेन में कहीं नहीं, लेकिन मुख्यतः इन रोल्स ने मेरे मेरी सोच को और मेरे कार्य की दिशा को बदला। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर कि आपने जो आपके सेवा भाव है और जो लेखनी है उसको आपने सदैव कोशिश की कि अलग अलग ही रखूं। जब यहाँ पे बात हो रही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि ऋषिकुलम इंटरनेशनल की भी आप निदेशक हैं और जुड़े रही हैं वैदिक मूल्यों से, और जो हमारी भावी पीढ़ी है आप चाहती हैं कि ये सब उनमें जाए, और विशेष रूप से जो अमेरिका में बच्चे रह रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अमेरिका में ये जो वैदिक मूल्यों को नई पीढ़ी में ले जाने की जो चुनौती है वो आप उसको कैसे देखती हैं? कितना आसान है, कितना मुश्किल है? कुछ इसके बारे में भी बताएं, और साथ में अगर आप बताना चाहें तो अपने कुछ और कार्यों के बारे में भी बता सकते हैं जो आप इस फील्ड में कर रही हैं। देखिए, जो यहाँ पर
भारतीय जीवन मूल्यों की जो बात हमने की, क्योंकि भारतीय जीवन मूल्य शब्द एक ऐसा है कि भारत से हम जो भी कुछ बैगेज लेकर आए हैं वह सब भारतीय मूल्य है, अच्छा बुरा है ना, उन्हें उनके अर्थ नहीं पता। लेकिन जब मैं भारतीय जीवन मूल्यों की बात करती हूँ तो जो आर्ष पद्धति वाले वैदिक जीवन मूल्य है उनकी बात करती हूँ। और वे मूल्य वे भारत के लिए अलग नहीं है, वे यूरोप के लिए अलग नहीं है, वे अमेरिका के लिए अलग नहीं है, वे अंततः सच्चे मानवीय मूल्य हैं। और उनकी आवश्यकता या उनके लिए आप कह लें जो भूमि है वह, मुझे लगता है हम भारत जाते हैं, भारत में बड़े दुख के साथ मैं कहूँगी, मैं लगभग प्रतिवर्ष किसी न किसी कारण से, बीच में काफ़ी समय मैं नहीं भी गई, लेकिन अभी मेरे पिताजी बहुत वयोवृद्ध हैं तो मैं प्रतिवर्ष 4-5 दिन उनके पास अवश्य जाती हूँ। तो और भारत में जाकर मैं देखती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा लगभग 10 वर्ष में बन गया है। भारत यानी जैसे अमेरिका, अब खासकर यदि आप दक्षिण भारत चले जाएं तो बेंगलोर, हैदराबाद, यानी अमेरिका जैसा अनुभव होता है कई जगह पर जैसे ही आप अपने उससे बाहर आते हैं समाज में, तो समाज में हमारे लोग इन चीजों की बातें बहुत करते हैं, लेकिन अपनाने वाली जहां बात है वहां हम बहुत पीछे हैं। तो भारत में अभी अधिक आवश्यकता है कि भारतीयता को और वैदिक मूल्यों को अपनाने की वो की जाए। अब रही अमेरिका या यूरोप की बात, तो यहाँ क्या है कि यहाँ बात कोई उन विषयों में, केवल भारतीय कम्युनिटी में आप चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन जो दूसरे गोरे हैं या काले आप कह लीजिए उन्हें, जो समाज कम्युनिटी के लोग हैं, वे भी उतने ही अधिकारी हैं और उतने ही उससे सुनते हैं ध्यान से और अपनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। भारत में आप जाएंगे ना, एक सड़क पर कोई भी आदमी होगा, आप जरा से उसे, आप मान लीजिए सत्य पर बात करने लगे, वो आपको सत्य पर आपसे बड़ा लेक्चर दे देगा। सबसे झूठा व्यक्ति सत्य पर सबसे खराब लेक्चर दे सकता है। यहाँ ऐसा बोलने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन यदि आप यहाँ के बच्चों को देखेंगी ना, यहाँ के बच्चे अधिक निश्चल हैं। भारतीय छोटे छोटे इतने चालाकी माता पिता ने और परिवारों ने उनमें भर दी है कि मुझे आश्चर्य होता है कि बच्चों का बालपन एकदम समाप्त हो गया। वे इतना कुछ, यानी चतुराई, दूसरों के ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ने की जो व्यवहार है या ट्रिक है, वह माता पिता ने उन्हें सिखाई है। अभी जो भारत में हुआ गत दिनों, उसने तो यानी जिसे कहना ना, मुझे छलनी करके रख दिया है। मुझे इतना अधिक छलनी किया है कि ये जिन छोटे युवाओं को हम अपना भविष्य समझते हैं, माता पिता ने यह बनाया उन्हें। कुछ अच्छे लोग भी हैं, मैं उनकी बात नहीं करती, लेकिन अच्छे लोग आपको ऐसे वो करते हुए दिखते नहीं है। यही तो सभी ऐसे ही लोग तो सब जगह रहा है। अब गाड़ी में जाओ, रेल में जाओ, बस में जाओ, सड़क पर जाओ, बाजार में जाओ, चालाकियां ये सब करते हुए। और आप यहाँ पर भारतीय समाज के बच्चों को देखें, वे बहुत ही डिसिप्लिन्ड और ध्येय के लिए आगे बढ़ने, और गोरे परिवारों के बच्चे भी, माता पिता कैसे दिन रात जुटे रहते हैं अपने बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए। आपने कोई यहाँ पर वल्गैरिटी समाज में आप देखते हैं ऐसी, जैसे कि वाहियात तरीके से बच्चा बात कर रहा है या शोर कर रहा है या कुछ भी धींगा मुश्ती कर रहा है? नहीं दिखेगा। तो उस दृष्टि से जो बड़े बड़े
मूल्य शायद सिद्धांत की बातें ना पता हूं इन बच्चों को, लेकिन जो हम कहें कि अनुशासन और नैतिकता यहाँ बच्चों में अधिक दिखाई देगी, नहीं? जी नहीं, मैं और सहमत हूँ आपकी बात बड़े से। बड़े लोगों की भी, बड़े बड़े लोगों का भी यही है। आप समाज, जिस समाज में, जैसे अब आप जापान चले जाएं, जिस प्रकार का अनुशासन आपको दिखाई देगा, है ना, सभ्यता, देखिए संस्कृति और सभ्यता में बहुत एक थोड़ा अंतर है। जी जो सभ्यता है ना, धीरे 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 सभ्यता की चीजें वे धीरे धीरे संस्कार परिष्कृत होती जाती हैं, फिर संस्कार बनती हैं। तो यदि हम कहीं किसी सिविलाइजेशन को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वहां के लोगों में इतने ऐसे संस्कार हैं ना। जैसा मैंने जापान का उदाहरण दिया, उनके पास बहुत बड़े वैदिक मूल्य नहीं है, किंतु उसके बावजूद उनमें एक तरह का अनुशासन है, शांति है, और बहुत ही ठहराव है व्यक्तित्व में। यह ठहराव तय करता है कि व्यक्ति कितने पानी में है और समाज कितने पानी में है। कुछ श्रृंखलता नहीं आपको दिखाई देगी, आप जापान जाइए और श्रृंखलता नहीं दिखाई देगी। लेकिन मैं दुख से कहना पड़ रहा है कि भारत जाते हैं, भारत के पास सब कुछ है, और अब तो नेतृत्व भी है। जितना भ्रष्टाचार था उससे भारत बाहर, कम से कम टॉप लेयर में तो अब भ्रष्टाचार न के बराबर है। लेकिन समाज में उच्छृंखलता बहुत है, यह दुखी करता है हमें। बिल्कुल। आप जो सॉरी, मेरा जरा लैपटॉप में इधर से उधर कर रही हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए तब जी तक। मैं तो, जैसे कि हम अभी जो मूल्यों की बात कर रहे थे, वैदिक मूल्यों की, अगर मैं आपसे कुछ छोटे टिप्स चाहूँ जो नई पीढ़ी को, अमेरिका में रहते हुए, मैं अभी भारतीय परिवारों की ही बात करूँगी, आप क्या छोटे से छोटे मोटे टिप्स देना चाहेंगे कि वो उनके जो कहते हैं डिसिप्लिन को लेके या उनके भविष्य को लेके काम करें? वो जी, हम क्या करें एज ए पेरेंट्स, अभिभावक, हाँ, अपने देखिए बच्चों को सबसे लेके? बड़ी बात तो यह है, इस क्योंकि यदि आप बहुत इसमें विवरण में जाना चाहें, विस्तार में जाना चाहें, भारतीय परिवारों के बच्चों के पास यह अवसर है कि वे ईस्ट का भी अच्छा लें और वेस्ट का भी अच्छा लें। जी लेकिन दुर्भाग्य से जो भारतीय यहाँ आते हैं, वे इस दौड़ में, इस चकाचौंध में इतने लग जाते हैं, वे समझते हैं कि जो हमारे पास, वे मेरे पास आते हैं कि जैसे मेरे पास कोई टैबलेट है, मैं उनके बच्चों को दे दूं और उनके बच्चे आदर्श बालक बन जाएं। वे स्वयं नहीं बदलना चाहते हैं। जी तो सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि कभी कोई बच्चा आपकी अपेक्षाओं पर अपेक्षा करने मात्र से ही खरा नहीं उतरता है। माता पिता यानी गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ, हमारे 4 आश्रम कहे गए ना, एक ब्रह्मचर्य यानी जो विवाह से पहले की अवस्था, आप उसे आश्रम ना कहें, अवस्थाएं कह लें। तो जब आप गृहस्थ होते हैं ना, माता पिता पालन कर रहे हैं, आपको अपने बड़ों को भी देखना है, अपने छोटों को भी देखना है और समाज को भी देखना है। गृहस्थ सबसे, जिसे कहना चाहिए, चैलेंजिंग अवस्था है गृहस्थ होना, क्योंकि आपको अपने को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, पिछली पीढ़ी को भी संभालना है, अगली पीढ़ी को भी करना है, सामाजिक कार्य भी करने हैं, अर्निंग भी करनी है, सब कुछ करना है। तो उन्हीं के ऊपर यह दायित्व है कि वे स्वयं को बदलें। और बच्चों को तो चॉकलेट देकर भी फुसलाया जा सकता है, और ऐसी शक्तियां निरंतर हमारे चारों ओर हैं, आपको समझ नहीं लगती है, क्योंकि यही उनकी ट्रिक है कि समझ न लगे किसी को। चॉकलेट देकर बच्चा चुराने वाला यह नहीं कहेगा कि मैं बच्चा चुराने आया हूँ, मैं तो यही कहेगा मैं चॉकलेट देने आया हूँ। सबसे पोलाइट होगा, सबसे अच्छा होगा, स्वीट होगा। तो इसलिए बच्चे बहुत भोले होते हैं,
बच्चे प्योर हार्टेड होते हैं, उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने तो केवल माता पिता को ही देखा है कि मेरे माता पिता देवता है, इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया है, प्यार करते हैं। जैसे ही वे कॉलेज जाते हैं तो वे समझ, उन्हें फुसलाना बहुत आसान होता है। तो इसलिए माता पिता के लिए यह अनिवार्य है कि बच्चों को बहुत बचपन में, जब तक बच्चा छठी कक्षा में आता है ना, तब तक वह केवल आपकी सुनेगा। आपको जो बनाना है तब तक बना लीजिए, तब तक बिल्कुल, बच्चे के उसमें मत जाइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जितनी अच्छी बातें हैं, आप जो आदत उनके अंदर डालना चाहते हैं उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। मैं अब आपको एक अलग जो कहते हैं जो आपने कार्य किया है उसके बारे में भी मैं थोड़ा बात यहाँ पे चाहती हूँ कि की जाए, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी है। कि जैसे कि आपने भारतीय भाषाओं में यूनिकोड भी जब नहीं आया था, तब भी आप भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं थी, और भारत तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में आपने रिसर्च पेपर और व्याख्यान भी दिए हैं, तो कार्यशालाएं भी आयोजित की थी। तो ये ऑनलाइन प्रशिक्षण और ये सारी जो यात्रा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को मुझे थोड़ा बताते चले तो अच्छा लगेगा। हाँ, देखिए, जब हम 1998 में भारत लौटे, नॉर्वे, जर्मनी इत्यादि से दूसरी बार, तो नॉर्वे में हमारे बच्चे उस समय शॉपिंग भी कंप्यूटर पर कर लेते थे और सब कुछ सुविधा थी। 98 में तो नॉर्वे में मोबाइल भी आ चुके थे, सब कुछ था। मैं ही हिंदी की पुस्तकें मंगवा कर पढ़ती थी नॉर्वे में। कंप्यूटर से और जाता था, लाइब्रेरी वाले कंप्यूटर, वहां से वहां से। तो जब हम भारत आए, भारत में तो उस समय ब्रॉडबैंड तो क्या, इंटरनेट भी नहीं था। तो हमने केबल से लेकर किसी तरह करके लगवाई, लेकिन वो पहले फोन में तार लगाओ, फिर लैपटॉप में लगाओ, तो इस तरह से जी। कुछ कनेक्शन आता था। फिर जब भारत में ब्रॉडबैंड इंट्रोड्यूस हुआ तो पहले पांच या छह नगरों में सबसे पहले, उसमें हैदराबाद भी एक था। तो आपको आश्चर्य होगा, हम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रॉडबैंड के लिए अप्लाई किया। क्या? और उस समय सरकार ने, यानी उस विभाग ने, हमें एक फोन लाइन एक्स्ट्रा गिफ्ट की, क्योंकि हम पहले ब्रॉडबैंड लेने वाले परिवार था। क्या बात है। तो हमारे घर ब्रॉडबैंड आया। तो अब ब्रॉडबैंड आ गया, मेरे बच्चे भी, क्योंकि उसी समय बच्चे फिर विदेश जाने लगे थे, 2001-2 के आसपास उन्होंने ये सब शुरू किया और कंप्यूटर पर काम करते थे। और मुझे लगता था कि क्योंकि आपको, आप कितनी भी भाषाएं जानते हो, लेकिन आपको पढ़ना और अंततः अपनी भाषा में जो एक कंफर्ट जोन होता है, जो एक जी। शांति, सुकून, राहत देता है जी। ना, मजा देता है, वह किसी में नहीं आता। जी। तो मैं चाहती थी कि हिंदी में भी कुछ आए, तो अब हिंदी में कुछ था नहीं। फिर 2004 के आसपास की बात है, यूनिकोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ जाकर खोजना शुरू किया, रोमन में डालकर। फिर किसी तरह से कुछ पता लगा, तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट का स्पेसिस होता था, तो स्पेसिस पर हमने कुछ बनाया, जैसे आज बाद में ब्लॉग आए, वैसे कुछ बनाया, ब्लॉग जैसा स्पेस बनाया। और फिर याहू का एक आया, याहू का भी एक ब्लॉग होते थे उस समय। फिर एक याहू ग्रुप स्थापित किया हिंदी भारत, और तब हम, यानी एक हिंदी में एक नारद मंच होता था, नारद पर हम लोगों ने, कुछ दुनिया के कुछ लोग थे, 20-30 सारी दुनिया में लोग होंगे, जो हम लोग कोशिश किया करते थे। तो मैं जो हिंदी के प्राथमिक ब्लॉगर थे जब यूनिकोड, तो मैंने शायद हजारों नहीं कह रही, लाखों लोगों को हिंदी में काम करना सिखाया, कई क्या? कंप्यूटर वालों को भी। और फिर जब यूनिकोड आया भारत में, क्योंकि पहले तो हम बारहा इत्यादि फॉन्ट स्थापित कर काम चला रहे थे, जिसके पास वह फॉन्ट है वह अपने लैपटॉप पर देख सकता है, कंप्यूटर पर।
फिर हमने ब्लॉग बनाए, ब्लॉग स्पॉट पर, और इस तरह से गाड़ी चल निकली। फिर इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, तो प्रयाग में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसमें एक विज्ञान परिषद है, तो वह अपना एनुअल एक कार्यक्रम किया करते हैं। एक रत्न कुमारी थी, उनकी स्मृति में एक एनुअल विशेष व्याख्यान होता। तब उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तब वहीं हमने एक वर्कशॉप भी दी ब्लॉगर की, और वह एक अलग सा समय था। चिट्ठा चर्चा एक हम निकालते थे, 10 12 15 मेरे ब्लॉग्स थे। क्या बात है। और यानी यदि मैं नाम लूँ, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज में मैंने एक वर्कशॉप दी इसी तरह से। फिर वर्धा यूनिवर्सिटी में एक इस तरह का सेमिनार हुआ। तो वह एक समय था, अब तो हिंदी का सब चल निकला है। और मैं फेसबुक पर एज ए मजे की बात बताती हूँ, क्योंकि जब गूगल ने इंडिक ट्रांसलिट्रेशन टूल बनाया था पब्लिक पर जाने से पहले, तो इसकी टेस्टिंग हो रही थी। तो मैंने इसकी एक विजेट बनाई थी, क्या और बात है। उसकी टेस्टर के रूप में मैंने फेसबुक पर उसको टेस्ट करने के लिए आई थी। तो फेसबुक पर मैं 2008 के फरवरी में, शायद फरवरी मार्च होगा, मैं फेसबुक की एज ए डेवलपर जुड़ी थी, क्योंकि क्या मैं बात वो है। भाषा के जो विजेट थी उसको अपनी टेस्ट करने आई थी मैं। तो वो बहुत रोचक कहानी है। मेरा एक लंबा 1 2 घंटे का एक इंटरव्यू भी है यूट्यूब पर इस विषय पर, क्योंकि मैं नहीं, जब प्रयाग में हूँ तो वहाँ एक टीवी वाले, एशिया टीवी या कुछ ऐसे था, वे लोग आए थे, इस विषय पर लंबा इंटरव्यू है। जब हम इंटरनेट पे हिंदी की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई उसके बारे में आपने जब बताया, तो मैं यहाँ पे आपसे यह ज़रूर जानना चाहती हूँ कि अब एआई के युग में हम जी रहे हैं, और हमारा हिंदी भी है, हमारी हिंदी भी है, अन्य भाषाएं भी हैं, भारतीय भाषाएं हैं। तो अब आप एआई के युग में हमारे भारतीय भाषाओं का भविष्य आप कैसे देखती हैं, जो कि आप देख भी रही हूँ आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि एआई आ गई है, तो हिंदी का क्या होगा, ये भाषा, इस भाषा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं आप इसके देखिए, बारे में कुछ बताएं। हाँ देखो, भाषाएं तो मर रही हैं, निस्संदेह मर रही हैं, और अधिकांश भारतीय भाषाएं मर ही जानी है, आज नहीं तो कल। यूनेस्को की पूरी लंबी सूची है। मैं स्पेन गई थी, तो वहाँ मेरे रिसर्च पेपर का यही टॉपिक था। वैयादौलित यूनिवर्सिटी है वहाँ, उसमें भाषाओं का जो मरण है। और कंप्यूटर पर प्रयोग कर यदि हम समझते हैं कि भाषाएं बची रहेंगी, तो यह भी समझना होगा कि कंप्यूटर पर हर तरह की भाषा है। जैसे लोग मुझे कहते हैं, क्योंकि मैंने आज से लगभग 14 या 15 वर्ष पहले जब गूगल ने स्पीच टू टेक्स्ट निकाला था, तो सबसे पहला मैंने इस पर एक आर्टिकल बनाया था, और स्पीच टू टेक्स्ट टूल का प्रयोग करते हुए एयरपोर्ट पर बैठकर, वो अभी भी मेरी वेबसाइट पर पड़ा है। तो आज लोग मुझे कहते हैं कि आप तो वो हैं, आप स्पीच टू टेक्स्ट प्रयोग क्यों नहीं करती हैं जब मैं लिखती हूँ तो। लेकिन उसका कारण यह है कि मुझे जो, क्योंकि मैं संस्कृत की बैकग्राउंड वाली हूँ, तो जो शुद्ध भाषा रूप मुझे चाहिए, वे, क्योंकि ये एल्गोरिथम है और कई कारण तरह से चलता है ये सब, तो वे जो विकल्प हैं, जो एकदम शुद्धतम विकल्प हैं, वे मुझे नहीं मिलते हैं। जी। क्योंकि बहुत सारे गलत विकल्प आम जनता प्रयोग करती है, वे सब भी वहाँ उपलब्ध हो गए। अभी जैसे archive.org है, मैं उसके साथ, जो उसकी भारतीय भाषाओं का है, मैं उसके बोर्ड में हूँ। तो हमने बहुत सारी ई गंगोत्री प्रकल्प है, हमने लाखों पुस्तकें सुरक्षित की हैं भारतीय भाषाओं की। ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी का पूरा पुस्तकालय हमने सेव किया है, मैसूर यूनिवर्सिटी, और जाने क्या क्या, यानी आप देखेंगे लाखों पुस्तकें हम लोग सुरक्षित कर चुके हैं, जो ऑनलाइन लाइब्रेरी में सदा के लिए। तो इस दृष्टि से यदि आप कहें कि भारतीय भाषाएं सुरक्षित रहेंगी, हाँ, हमने अपने वाङ्मय को
अब सुरक्षित किया है या नहीं है तो आने वाला समय बताएगा। देखिए एक समय था हमारे पुस्तकालय जला दिए गए। जी। इन लोगों ने विदेशियों में, वेस्ट में अपनी एक एक भवन, एक एक चीज को संभाल के लूट पिट गया या जला दिया गया, या हम ही लोगों ने भी बहुत नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हमने उसका मूल्य नहीं समझा। तो आज, अब मुझे नहीं पता आने वाला समय उसको, कल को जो हमने ऑनलाइन सुरक्षित किया है, ऑनलाइन पुस्तकालयों में, उसे सुरक्षित रखेगी या नहीं तकनीक। लेकिन हमने उसे सुरक्षित करने में अपना दिन रात हम एक कर रहे हैं और आज भी लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही मेरी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में बात हुई, क्योंकि उनके पुरातत्व विभाग में कुछ चीजें हैं जिसकी अनुमति नहीं मिल रही थी। तो मैंने उनके रजिस्ट्रार से कहा फोन करके कि अनुमति दीजिए, मेरी टीम वहाँ, हमारी टीम वहाँ पर है। तो भारतीयों के पास केवल भारतीय वाङ्मय है। उसी वाङ्मय के बूते आप अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं, अपने इतिहास पर, अपने महापुरुषों पर, क्योंकि उस वाङ्मय की उपस्थिति में कोई नहीं अपनी और देश या भाषा या संस्कृति अपनी डेंग मार सकती है ना। तो उस वाङ्मय को बचाया जाना अनिवार्यतम है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि कितने लोग उससे लाभ उठाते हैं, क्या होता है, कितना संरक्षित रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ चीज़ें होती हैं जो समय पे छोड़ देनी चाहिए। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में, जिसको आपकी यादों के गलियारे में आपको ही टहला कर लेके आते हैं। तो आपके लिए ये एक छोटा सा सरप्राइज़ भी होगा। जो मेरी पसंद की कुछ फ़ोटो हैं वो आपके समक्ष आएंगी, तो आप देखें और आनंद लें, और अगर कुछ कहना चाहें उसके बाद तो स्वागत है। तो ये रही रूट्स के प्रतिबिंब, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी फोटो या किसी याद के बारे में कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। नहीं, हाउडी मोदी का मैंने देखा, तो हाउडी मोदी इवेंट में मैं मेन ऑर्गेनाइजर्स टीम में थी, और जो उसमें स्मारिका निकली, मैं उसकी संपादक भी थी। क्या बात है। और जो पूरा वर्ल्ड मीडिया जो था ना, तो वर्ल्ड मीडिया की एक टीम बनी थी जो हम हैंडल कर रहे थे, 5-6 लोगों की थी। तो मैं वर्ल्ड मीडिया टीम को हैंडल कर रही थी। इसलिए अगर आप उस समय के पूरे चित्र देखेंगी तो आप देखेंगे कि मैं जहाँ पर जी जी। मीडिया का वो बूथ बने हैं सारे, मैं उनके ये पास खड़ी हूँ, स्पेशल मेरे, टीम के साथ ये। हाँ, और केवल मैं एकमात्र व्यक्ति थी, एकमात्र व्यक्ति मैं थी जिसके पास बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, सामने, और क्योंकि ऐसे तो उसमें लगभग कई कई 100 वॉलंटियर्स थे, लेकिन 500 वॉलंटियर होंगे, लेकिन हर वॉलंटियर के लिए एक एरिया निश्चित, हर तल्ले पर उसको, केवल उसे क्षेत्र पर 5-6 तल्ले हैं वहाँ, 6-7 तल्ले, लेकिन मैं एकमात्र व्यक्ति थी जो हर कक्ष में जा सकती है, हर तल्ले पर जा सकती थी, और बैक स्टेज जा सकती हूँ, फ्रंट स्टेज में, सभी जगह। तो और मैं 3rd रो में बैठी हुई थी, यानी पहला रो जो था, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं ट्रम्प महोदय, उनके साथ जो लोग थे, पहली पंक्ति उनकी थी स्टेज के सामने। दूसरी पंक्ति में जो ह्यूस्टन के राजनीति या वैसे लोग थे, वे लोग थे जो विधानसभा से जुड़े हुए टेक्सास की। 3rd रो में बिल्कुल सेंटर में मैं बैठी हुई थी, मैं और मेरे पति बैठे थे। और ये सुनकर भी और ये जानकर मैं ये यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हम सबको आपके ऊपर गर्व है। आपने अमेरिका में रहते हुए अलग अलग क्षेत्रों में बहुत कुछ किया है, और जो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ भारतीय समुदाय के लिए, हर
जो वर्ग के लोगों के लिए। तो सच में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। लेकिन अब अभी आपको जाने नहीं देंगे, कुछ है आपके लिए, और वो है रैपिड फायर प्रश्न। तो कुछ थोड़ा सा फन भी करते हैं बातों के साथ साथ। तो आप बताइएगा जो आपको ज़्यादा पसंद है। तो शुरू करें। अ, कविता या आलोचना, आपके दिल के करीब क्या है? कविता। दूसरा है निराला या महादेवी वर्मा। निराला। एक शब्द जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है या पसंद है या खूबसूरत है वो शब्द ओम। आपके लिए। ओम। सुबह की चाय के साथ आप क्या पसंद करेंगी, हिंदी की कविता या कोई इंग्लिश पोयम? मैं वेद मंत्र सुनती हूँ सुबह। क्या बात है, क्या बात है। एक किताब जो हर युवा को पढ़नी चाहिए? वह निराला की काव्य साधना। मंच पर कविता पाठ करना या एकांत में लिखना? एकांत में लिखना। वैदिक संस्कृति का एक मूल्य जो आज सबसे ज्यादा जरूरी है? सत्य। जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार, सम्मान या कोई आत्मिक संतोष? अपने माँ पिताजी की संतान होना। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहूँ बहुत ही आनंद आया। थोड़े से मैंने कोशिश की थी कि कुछ अलग प्रश्न भी रहे रैपिड फायर के लिए भी, और आपने उतने ही प्यार से मुस्कुराते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अंतिम में दो पंक्तियाँ, जो दो शब्द होते हैं हमारे दर्शकों के लिए, आप जो कहना चाहें। यदि वास्तव में कोई जानना चाहे कि मैं क्या अपेक्षा या संदेश या चाहती हूँ, तो मैं लोगों से, सबसे जो यदि हिंदी से जुड़े हैं, यदि नहीं जुड़े तो हिंदी अवश्य सीखें, पढ़ें, लिखें। और जो लेखन से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, बड़े लेखक बनने की, बहुत पढ़ें उनसे। यदि आप 3000 पुस्तक पढ़ें तब आप इस योग्य बनेंगे कि 3 पन्ने लिख सकें। 30,000 पुस्तक पढ़ेंगे, है ना, तो 30 पन्ने लिखने योग्य बनते हैं आप। तो खूब पढ़िए अपनी परंपरा को, और केवल हिंदी के ही नहीं, आप विदेशी, संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी लेखकों को पढ़िए, खूब पढ़िए। तब तब आप अपना मूल्यांकन कर पाते हैं। जब आपको पता ही नहीं कि दूसरा किस पायदान पर खड़ा है, आप समझते हैं आप जहाँ खड़े हैं यही सबसे ऊंचा मंच है, आप सबसे ऊंचे पायदान पर है। तो अपना मूल्यांकन और अपनी उन्नति के लिए आवश्यक है कि खूब पढ़ें, और लिखने में जल्दी मत करें। जितना लिखने को और विशेषकर प्रकाशित होने को जितना टाल सकें उतना टालिए। ये बहुत सारी ये लोकेशनाएं हैं, ये हमारी प्रतिभा को समाप्त कर देती हैं, तो बढ़ाती नहीं है। तो यही संदेश है। बिल्कुल। और मेरे साथ साथ हमारे जो सभी दर्शक जो हमसे जुड़ेंगे, वह सब भी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पढ़ सकें और कुछ नया जान सकें। आपसे बातें करते करते कुछ आपके लिए है भी हमारे रूट्स टू हिंदी परिवार की तरफ से। आज के हमारे इस कार्यक्रम रूट्स की बातों में सम्मिलित होने के लिए आपको एक छोटा सा हमारी तरफ से स्नेह पत्र, जो कि हमारे इस कार्यक्रम को आपकी यादों में बनाए रखेगा। तो धन्यवाद, आप इसे धन्यवाद, स्वीकार करें। धन्यवाद, अवश्य। बहुत अच्छा है। और एक बार इसी के साथ साथ अब मैं एक बार आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती नहीं, हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे बात तो कई बार हुई टेक्स्ट मैसेज द्वारा, लेकिन पहली बार साक्षात, साक्षात भी क्या, ये आधा अर्ध साक्षात है ये। है ना? बिल्कुल, बस वही कहते हैं, देखा। बातें
कुछ इस बातें हुई। बहाने कुछ अपने को अभिव्यक्त करने का आपने मुझे अवसर दिया, मैं धन्यवादी हूँ। और आपका भी आपके सभी बहुत बहुत दर्शकों के लिए भी मेरा जी, और प्यार। सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो लिंक है ब्लॉग का, वो भी मैं जिसमें आपका पूरा विस्तृत परिचय है, वो भी मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, ताकि आपको थोड़ा और जो पढ़ना चाहे, थोड़ा और जानना चाहे, वो उसके माध्यम से जान सकेगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। खूब बहुत स्नेह, बहुत खूब धन्यवाद। स्नेह। जय हिंद। नमस्ते।